ने मुझसे शादी नहीं करनी है, जब बहू तुझे कहता है बहू ने तेरे साथ शादी नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महीने की तवील गैर हाज़िरी के बाद वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और इस बार ईद उल फितर की फ़िल्मों पर एक मेरा जो अपना जायज़ा है या जो मेरे अपनी जो राय है वो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। नाज़रीन, पहले ऐसे होता था कि ईद उल फितर आने वाली होती है तो रमज़ान से पहले फ़िल्मों की रिलीज़िंग की तैयारियां होती है, बड़े ज़ोर व शोर के साथ उनकी पब्लिसिटी होती है। जो हमारे अब वीकली जो अखबार आते थे, उनमें जो मंथली जो मैगज़ीन आते थे, उन रिसालों या अखबारात में उन फिल्मों की पब्लिसिटी होती थी और लोग बेचैनी से उन फिल्मों का इंतज़ार करते थे। और इसके अलावा हर शहर में, हर इलाके में और ख़ासकर शहर के वस्त में फ़िल्मों के बड़े बड़े बिलबोर्ड लगते थे, तो लोग उनको भी देखकर बेचैनी से उन फिल्मों का इंतज़ार करते थे कि ये फ़िल्में कब आएंगी और हमारी ईद कब ईद होगी फ़िल्में देखकर। क्योंकि हमारे अक्सर जो मतवसत तबका खासकर उनकी ईद फ़िल्में देखकर ही होती है। नमाज़ पढ़ते, रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद दोस्तों से या रिश्तेदारों से मिलने के बाद तो उनकी पहली टारगेट होती है कि सिनेमा हॉल पहुँचे और नई फिल्म देखें। इस तरह उनकी ईद होती है। तो नाज़रीन, इस मर्तबा चूँकि 3 साल तक कोविड या कोरोना की जो वबा थी वो पहले भी थी, उसकी वजह से सारे सिनेमा हॉल, सारे तफरी मकामात, सब चीज़ें बंद थी। पिछले साल बल्कि इसी साल के स्टार्ट में ये ऐलान हुआ कि चलो सिनेमा हाउसेस दोबारा खुल जाएंगे। सिनेमा खुलने का जो ऐलान हुआ उसके बाद बहुत से लोग बेचैन थे कि चलो भाई अब सिनेमा हॉल्स में अच्छी अच्छी फिल्में आएंगी, हम उनको देखेंगे। लेकिन इत्तेफाक से ये ऐसा हुआ कि इस शुरुआत में जो फिल्में जो रिलीज़ हुई वो सब फिल्मों के नाम पे पता नहीं क्या थे, जिनको नाम टीवी ड्रामा कह सकते हैं, न फिल्म कह सकते हैं, न टेली फिल्म कह सकते हैं। टेली फिल्मों में भी एक आध गाना, एक आध फाइट और छोटी मोटी कहानी या कोई मकसद भी होता है। तो इस किस्म की फिल्में रिलीज़ हुई, तो बगैर कहानी की फिल्में रिलीज़ हुई जिनको हम फिल्म नहीं कह सकते। ईद उल फितर का ऐलान हुआ तो ईद उल फितर पर तो वैसे तो 3-4 साल से बहुत सी फिल्में तैयार थी रिलीज़ होने के लिए, तो वो कहते थे कि हम ईद पे फिल्म रिलीज़ करेंगे, ईद पे फिल्म रिलीज़ करेंगे। तो इस ईद उल फितर पर भी 5-6 फिल्मों का, बल्कि 7-8 फिल्मों के ऐलानात हुए थे, लेकिन रिलीज़ 4 उर्दू फिल्में हुई, 3 पंजाबी, 2 पश्तो रिलीज़ हुई। अब ऐसा था कि कराची या सिंध सर्किट में 5 फिल्मों के ऐलानात हुए थे, लेकिन सिनेमाओं की कमी के बायस शोमैन सैयद नूर की बाजरे दीरा की सिंध सर्किट में रिलीज़ ना हो सकी, जिसका हमें बड़ी बेचैनी से इंतज़ार था। हमने ये सोचा चलो कराची में नहीं लग रही तो हैदराबाद में, लेकिन वहाँ पे भी इस फिल्म को कोई शो न मिल सका। तो ये फिल्म हम देखने से रह गए। बाकी 4 फिल्में हमने देखी। 4 फिल्मों पर मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ तबसरे थे, मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ ख़यालात, लेकिन यहाँ मैं अपनी सोच और अपने ख़यालात आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। लाजिम नहीं है कि मेरी बातों से आप इत्तेफाक करें, हाँ इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इसमें नाराज़गी या इसमें कोई चापलूसी या कोई इसमें मैटर नहीं है। ये जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि इन फिल्मों को कि कैसी फिल्में हैं, तो मैं वो आपके सामने पेश करता हूँ। तो मैंने इन 4 फिल्मों को कुछ इस तरह वो किया कि फर्स्ट नंबर मैंने इन फिल्मों में से रखा है दम मस्तम को। उसकी क्या वजह है वो मैं आगे आपको बयान कर दूंगा। मेरी नज़र में दूसरी जो फिल्म है वो है घबराना नहीं। तीसरी फिल्म तो चक्कर और मैं पर्दे में रहने दो को एक साथ में रखता हूँ कि दोनों फिल्मों में मैं अभी तक फैसला नहीं कर पाया कि कौन सी फिल्म इन दोनों में बेहतर है तीसरे नंबर पर, तो मैं इन दोनों को बराबर के नंबर देता हूँ। सबसे पहले जो मैंने फिल्म देखी थी वो थी पर्दे में रहने दो। पीला रंग सूट करदा, पर्दे में रहने दे जो है छुपा रे बलमा।
ये हिदायतकार वजाहत रऊफ़ की फ़िल्म है जो इससे पहले 3 कामयाब फिल्में पेश कर चुका है और मुख्तलिफ टीवी ड्रामे भी पेश कर चुका है। उनकी अपनी एक सोच होती है और अपनी एक फैमिली समझ लो के डायरेक्शन फैमिली प्रोडक्शन होती है। उनका बेटा जो बहुत अच्छा आर्टिस्ट भी है, इस फिल्म में उन्होंने म्यूज़िक भी दी है। कहानी इस अगर देखी जाए तो चारों फिल्मों में से बिल्कुल मुनफरिद और एक नई कहानी इस फिल्म की है पर्दे में रहने दो, जो एक सोशल मौजू पर है और इस मौजू पर बहुत कम फैमिली वाले डिस्कस करते हैं। इस फिल्म में आनिया और अली रहमान ने जो किरदार निगारी की बहुत बेहतरीन की है और बिल्कुल ही वैसे फ्रेश लगे और इस कहानी के हिसाब से बिल्कुल ही उन्होंने बेहतरीन किरदार निगारी का मुजाहरा किया। इस फिल्म के जो राइटर हैं वो मोहसिन अली हैं, जो इससे पहले रॉन्ग नंबर लिख चुके हैं। इस फिल्म की एक बड़ी अच्छी खूबी ये है कि वजाहत रऊफ़ अब समझ चुके हैं कि हमारे पाकिस्तान में फिल्मों का जो बजट है वो कितना होना चाहिए। और वजाहत रऊफ़ ने बिल्कुल ही कम बजट में एक बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है। इसमें ना कोई मारदाड़ है या कोई बड़ा सेट लगाया है, सिवाय एक शादी का जो फिल्म के वाइंड अप में गाना आता है वो। बाकी 2 घरों में 3 घरों में एक गैरेज का उन्होंने सेट लगवाया और शादी का जो मुख्तलिफ जो लोग बड़े सेट लगाते हैं वो सिर्फ लड़की के क्लोज रहकर कबूले करवा के उन्होंने शादी की रस्म भी पूरी कर दी। फिर 2 छोटे क्लिनिक का उसमें जो सेट लगाया हुआ था यही कुछ था और 2 घंटे की फिल्म थी। लेकिन फिल्म की चूँकि कहानी अच्छी थी इस वजह से ये फिल्म बहुत अच्छी थी मेरी नज़र में और इसको मैं 3 नंबर पे इस वजह से रख रहा हूँ कि इस फिल्म की कहानी मुझे पसंद आई। ये था कि एक अच्छे मौजू पर एक नए मौजू पर ये फिल्म बनाई गई। मेरी नज़र में तीसरी जो फिल्म है वो है चक्कर। चक्कर को भी मैं 3 नंबर पे ही रखूँगा क्योंकि अब तक मैं फैसला ना कर पाया कि पर्दे में रहने दो और चक्कर में से कौन सी फिल्म कुछ बेहतर है। यासिर नवाज़ ने काफ़ी अर्से के बाद एक जासूसी और संजीदा फिल्म बनाई है और ये फिल्म किसी हद तक एक कैमरामैन की भी फिल्म इसको कहा जा सकता है और ज़्यादातर यासिर नवाज़ ने एज ए आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी फिल्म बनाई। नीलम मुनीर को भरपूर काम करने का मौका मिला। चक्कर फिल्म में जो सबसे अच्छा जो किरदार है वो है अहमद का। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि अहमद को ये मूंछे लगाकर इतने अच्छे कैरेक्टर में अगर किसी हम सीनियर अदाकार को ले आते तो वो ज़्यादा बेहतर होता कि इसको बड़ा पेट लगा के क्यों ऐसा जुल्म करते हैं कि हमारे सीनियर आर्टिस्टों को आप लोगों ने एक पसे पुष्ट डाल दिया और नए आर्टिस्टों को ये विग शिग लगा के मूंछे शूचे लगा के वो लगते भी डमी हैं। लेकिन बहरहाल उसका किरदार बहुत अच्छा है और उन्होंने किरदार निगारी अच्छी की है। लेकिन बस यहाँ मुझे एक वो बात बुरी लगती है कि जब सीनियर्स हमारे पास अच्छे आर्टिस्ट मौजूद हैं तो उनमें से ये कैरेक्टर उनको दे देते तो ज़्यादा नेचुरल लगता। चक्कर एक बड़ी अच्छी फिल्म है। चक्कर को मैं 3 नंबर पे रखता हूँ। मेरे दोस्तों ने इसको पहले नंबर पे रखा और पंजाब में भी जो बिज़नेस के लिहाज से चक्कर पहले नंबर पे है। उसके बाद बाकी तीनों फिल्में ठीक ठाक जा रही है। तो चारों फिल्मों में से मैं 2 नंबर में रख रहा हूँ। 2 नंबर मतलब 2 नंबर ही नहीं, स्टेप बाय स्टेप के लिहाज से 2 नंबर स्टेप पे मैं रखता हूँ घबराना नहीं को। जी छापा पै गया, बैठ जाओ, मैं इधर ही आपके लिए डायपर मंगवाता हूँ। घबराना नहीं हसन ज़िया की फिल्म है जो इससे पहले यासिर नवाज़ के साथ 2 फिल्में बना चुके हैं। इस मरतबा हिदायतकार साकिब खान को इसने डायरेक्टर लिया तो घबराना नहीं के नाम से एक कराची में जो लैंड माफिया है उसको मौजू बनाकर एक बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है। इसमें सोहेल अहमद के साथ साथ जो सबसे अच्छा जो अदाकारी में इस फिल्म में मुझे नज़र आई, जो सबा कमर ने जो इस फिल्म में किरदार निगारी की है, मेरे ख्याल में जो 4-5 फिल्में रिलीज़ हुई हैं उनमें सबा कमर एज ए फर्स्ट नंबर है एज ए अदाकारी में। उसके अलावा घबराना नहीं में जायद है जो
पहले ज़रा याद कर वगैरह में इन्होंने अच्छी अदाकारी की थी, और उसके बाद सोहेल अहमद है, रेम्बो है, नैयर एजाज है। रेम्बो को ऐसा किरदार दिया गया है जो अक्सर हम देखते थे कि पाकिस्तानी फिल्मों में कि शाहिद, मोहम्मद अली या वहीद मुराद पुलिस इंस्पेक्टर के मेन रोल कर रहे थे, उनके साथ रंगीला या मनवर अजीब असिस्ट करता था। तो रेम्बो को ऐसे ही किरदार मिला, और रेम्बो ने जो पुरानी फिल्मों में जो लहरी और रंगीला वाला किरदार था वो निभाया, और बल्कि उन्होंने ये समझ लो कि जो हीरो था, हीरो की जो कमज़ोरियाँ थी उन्होंने उनको कवर कर लिया। और इस फिल्म में सैयद जिब्रान का रोल सबा कबर के बाद जो जानदार रोल है वो सैयद जिब्रान का है। उसके बाद फिर नैयर एजाज, असफ़ मामूल वो कराची के डॉन बने हुए हैं, भाई मियाँ बने हुए हैं। लेकिन मुझे बड़ी ये बात अजीब लगी कि कराची के वो डॉन बने हुए हैं, भाई मियाँ बने हुए हैं, उनके साथ सिर्फ एक शमून अब्बासी होता है जो इसका सेक्रेटरी होता है, ना कोई गैंग ना कुछ। और बहरहाल इस मरतबा हसन ज़िया ने भी कोशिश ये की कि बजट कम हो तो कराची और लाहौर की फ़िल्म बना के उन्होंने एक अच्छी फ़िल्म बनाई जिसको हम फिल्म कह सकते हैं। घबराने की खूबी ये है कि इसको हम फिल्म कह सकते हैं। ये दो ढाई घंटे जो फिल्म चलती है तो इंसान तो देखने वाले महसूस हो जाते हैं। आजकल की फिल्मों में जो जावेद शेख किरदार अदा कर रहा है उससे सलीम महराज बहुत बेहतर जा रहे हैं। सलीम महराज अगर एक छोटे से भी रोल में आते हैं, छोटे से कैरेक्टर में भी, तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं और पता चलता है कि कोई आर्टिस्ट है तो अपने किरदार को पॉलिश भी कर रहा है, उस पर मेहनत भी कर रहा है। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाक चीन फ्रेंडशिप जिंदाबाद। अब हम आते हैं आज के मौजू पर जो मेरी नज़र में जो सबसे बेहतरीन फिल्म है। अब बिजनेस के लिहाज से तो घबराना नहीं है कराची में, लेकिन मेरी नज़र में सबसे अच्छी फिल्म है जिसको हम बाकायदा फिल्म कह सकते हैं, वो है दम मस्तम। मेरी उड़ान बहुत ऊंची है, मैंने नहीं इश्क के निकाह में शिकंजों में पड़ना। पर आशिक का तो काम होता है ना, ट्राइयां मारते रहना, मारते रहना। जो हाथ आए ना वो तो साथ आए ना, ऐसे राहों में ना फेंक दिल टूट जाए ना। हिदायतकार एहतशामुद्दीन की दूसरी फिल्म है जो इससे पहले सुपरस्टार नाम की फिल्म बना चुके हैं। उसमें भी उनके जो डायरेक्शन, उनके जो कैमरा मूवमेंट, उसमें जो अदाकारों की अदाकारी, जो चीज़ें थी वो खालिस फिल्मी थी। इस फिल्म में भी ख़ास बात यह है कि इस फिल्म में 4-5 जो गाने हैं वो कहानी के हिसाब से हैं, और फिल्म में बाकायदा आर्टिस्ट उन गानों को गाते हैं और उन गानों का फिल्म की कहानी पर भी बड़ा असर होता है। रात भर चैन से सोते जो तुझे ना मिले होते बेकरार दिल। और इस फिल्म की ये भी खूबी है कि इसके बहुत से ऐसे मुकालमे हैं जिन पे क्लैपिंग करने को दिल करता है, लेकिन अफसोस कि मेरे अलावा किसी ने क्लैपिंग नहीं की क्योंकि वो बात को समझ नहीं सके। अब आते हैं इस फिल्म की कहानी को मैं आपको बेहतर तौर पर समझा सकूं। कहानी कुछ यूँ है कि पंजाब का एक छोटा है, वहाँ पे इमरान अशरफ और आमिर खान जो छोटे बच्चे होते हैं, वहाँ से इनकी मोहब्बत परवान चढ़ती है। दोनों पड़ोसी होते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन अंदर दोनों के दिल में मोहब्बत है। लेकिन जो आमिर खान है उसकी सोच बड़ी ऊंची है कि मैं कोई स्टार बनूंगी, मैं एक बहुत अच्छी डांसर बनूंगी। घर वालों से छुप छुप के वो डांस प्रैक्टिस में जाती है। तो इमरान अशरफ जो उसको साथ लेकर जाता है, साथ लेकर आता है एक दोस्त के नाते, लेकिन वहाँ पे और लड़कों के साथ जब उसको डांस करते देखते हैं तो अंदर से उसको बड़ी वो बेचैनी होती है। तो वो क्या करता है, एक मरतबा जब एक डांस की रेसल होती है तो वहाँ पे इसको कहते हैं कि आप वो जो एक रिंग जैसा होता है तो उसमें लड़की रिंग में झूमती है, तो वो रस्सी उसने पकड़ा होता है इमरान अशरफ ने, वो उसके हाथ से छूट जाता है, लड़की गिर जाती है, लड़की ज़ख्मी हो जाती है और डांस के काबिल नहीं होती है। अब घर वाले कहते हैं कि आपने हमसे छुप के ये डांस वांस किया, अब बताओ क्या करोगी। तो ये इंतकामन कहती है कि भी इमरान अशरफ को, क्योंकि इमरान अशरफ की जब उसके घर वाले रिश्ता मांगने आते हैं तो लड़की मना करती है, तो वहाँ पे इमरान अशरफ कहता है और तूने मुझसे शादी नहीं करनी है, जब बहू तुझे कहता है बहू ने तेरे साथ शादी नहीं करनी है।
कि आपने मुझसे आप शादी ना करो, मुझे इसका दुख नहीं, लेकिन मेरे वालिदैन को आपने बेइज्जत किया तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं करता। तो शायद वो सारी बातें इमरान अशरफ के जहन में आ गई हों। इमरान अशरफ से रस्सी छूट जाती है या वो छोड़ देता है, वो अलग कहानी है। लड़की गिर जाती है, लड़की अपाज हो जाती है, फिर वो डांस के काबिल नहीं रहती। घर वालों को पता चलता है कि वो ये घर से चुप चुप के ये डांस की प्रैक्टिस के लिए जाती है, तो वालिदैन भी उस पर लान तान करते हैं। फिर वो कहते हैं कि आप बताओ आप क्या करोगी, तो मजबूरन उसको शादी करना होता है। तो वो कहती है कि मैं शादी करूँगी तो इमरान अशरफ से। तो इमरान अशरफ से पूछते हैं कि आप मुझसे शादी करोगे, तो वो आं कर देता है क्योंकि पहले से उसके दिल में है, और शादी हो जाती है। लेकिन शादी में वो मियाँ बीवी वाली बात नहीं होती है, बस दोनों गुजारा कर लेते हैं। इत्तेफाक की बात है कि एक स्टेज सिंगर होता है, जो आजकल के जो रैप गाने वाले होते हैं, वो स्टेज पे वो गाना गा रहा होता है। तो इमरान अशरफ पीछे खड़ा होता है, तो वो कहते हैं कि भी आप अपना कोई गाना, कोई मेडिसिन का गाना सुनाओ। अब उनको पता नहीं कि मेडिसिन क्या है, तो कहता है भी मुझे मेडिसिन का मैं नहीं गा सकता। तो इमरान अशरफ फिल्म आईना का गाना उनके सामने गाता है, तो क्लैपिंग होती है, वो अपनी बेइज्जती समझ के आउट हो जाता है। तो बाहर इमरान अशरफ से मुलाकात होती है, क्या तुम कबाड़िए के पुराने गाने लाकर यहाँ पे पेश करते हो? अगर आप सिंगर हो तो आप अपना गाना सुनाओ। तो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात इमरान अशरफ कहता है कि वो जुने पुरानी चीज़ें नहीं हैं, वो कबाड़ियाँ नहीं है, वो हमारे असासे हैं। तो यहाँ पे क्लिपिंग होती है। उसके बाद इमरान अशरफ एक नया गाना गाता है, जो उसको वो सुनकर याददाश्त में अपनी बिठाकर वो उसको एक नए ट्यून के साथ गाता है और पॉपुलर हो जाता है। तो सलीम मिराज ने जो एक प्रोमोटर का किरदार अदा किया है, तो वो उनको कहता है कि भाई आपका गाना उन्होंने वो किया है, आप आओ सिंगर एज ए सिंगिंग गाओ। तो इमरान अशरफ चूँकि शादीशुदा भी होता है, अपनी बीवी के साथ कराची आता है, कोशिश करता है, अच्छा सिंगर बनता है। लेकिन सलीम मिराज उसे कहता है कि आप यहाँ पर ये शो नहीं करना कि आप शादीशुदा हो, आप कहना कि आमिर खान जो मेरे साथ है वो मेरी कज़न है। अब आमिर खान को ये बात महसूस होती है, जो पहले इमरान अशरफ महसूस करता था कि और लड़कों के साथ आमिर खान का डांस होता है, और यहाँ पे आमिर खान ये महसूस करती है कि इमरान अशरफ जो कि मेरा शौहर है, किसी और लड़की के साथ इस तरह घुल मिल के जो काम करता है, वो आमिर खान को बुरी लगती है। अच्छा, यहाँ पे लड़की वहाँ से घर आती है तो इमरान अशरफ ढूंढता है तो वो है ही नहीं। यहाँ पे वो आके अपनी सहेली या किसी से बात कर रही होती है कि इमरान अशरफ कुछ भी नहीं था, इसको मैंने ये सारी चीज़ें सिखाई, मेरी वजह से वो स्टार बन गया है, मैंने इसको डांस करना, उसको लोगों से मिलना, सारी चीज़ें मैंने इसको सिखाई। तो इमरान अशरफ उनको सुनकर, ये एक फ़िल्म का बहुत ही दिल को ये जज्बाती सीन था, जिसको देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पे इमरान अशरफ वो उस तरह मशीन निकाल के अपने बाल काट देता है। उस सीन के बाद इमरान अशरफ ने बालों की भी कुर्बानी दी है, और उस गंजपना में वो स्टेज पर आके वो कहता है कि भी मैं कुछ नहीं हूँ और मैं आज से फील्ड छोड़ रहा हूँ। तो आमिर खान की तरफ, तो आमिर खान कहती है कि मुझे सारा सब कुछ पता था कि तूने जानबूझ के ये किया है, क्योंकि तुम दिल से मोहब्बत करते थे, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी। तुमने जलन में आके वो रस्सी छोड़ी है, मैंने बाद में मालूम किया, और मैं जो आज अपाज हूँ, जो कंडीशन में हूँ, वो आपकी वजह से हूँ। मैं आपसे नफ़रत करती थी और अब और नफ़रत करती हूँ। तो इमरान कहता है कि मैंने जो किया है अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर किया है, लेकिन आप मुझसे नफ़रत नहीं करती हो। अगर नफ़रत करती हो तो मुझे नज़र आता। तो वो कहता है, इमरान कहता है कि मैं गिनता हूँ, आप आके मुझसे गले मिलें। तो वहाँ आमिर खान भी सोचती है कि वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, तो मिल जाते हैं। तो ये एक, बाकी फिल्मों की मैंने आपको कहानी नहीं सुनाई, इसकी कहानी सुनाई। इस कहानी में ये था कि कहानी कोई नई नहीं है, लेकिन इसको पेश करने का तरीका, उसमें डायरेक्शन, उसमें कैमरा मूवमेंट, लाइटिंग, हर चीज़ बेहतरीन थी। तो मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन फिल्म यही है, द मस्तम। तो मैं इसको फर्स्ट नंबर देता हूँ। अब आगे आपकी मर्ज़ी, कि आपकी राय क्या है। तो नाज़रीन, इस तवील तबसरे के बाद वली रईस को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एक नए मौजू के साथ मैं आपकी खिदमत में पेश हो जाऊँगा। उस वक्त तक के लिए वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।